सभी को नमस्कार। आप सभी का गृह अध्ययन पर स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 6.2 के लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। इसके क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में समझेंगे। इससे पहले मैं एक्सरसाइज 6.1 और इस चैप्टर की जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं उनकी वीडियोज़ जो है मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर ला चुका हूँ। आप चाहें तो क्लास 10 की प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। तो गाइस, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और जो भी इस चैनल पर नए हैं उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है आकृति 6.17 6.17 ये आपको दी हुई है। तो इसमें दो आकृतियाँ दी हुई हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसमें दो क्वेश्चन है, इन दोनों ही में आप देखेंगे कि DE जो है वो BC के समांतर है। ये वाली DE भुजा इस BC के बिल्कुल पैरेलल है ना, समांतर है। तो आपको आकृति फर्स्ट में EC और आकृति सेकंड में AD, मतलब दोनों ही आकृतियों में जो DE रेखा है वो BC के समांतर है। इस वाली में DE इस तरीके से इस BC के समांतर है और इसमें ये वाली DE इस BC के समांतर है। दोनों पैरेलल है एक दूसरे के। समांतर रेखाएं वो होती जो एक दूसरे को आगे बढ़ाने पे कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है ना, तो उनको हम समांतर रेखाएं कहते हैं। और हमने एक प्रमेय पढ़ी थी इस चीज़ चैप्टर में, उस प्रमेय को मैं सिद्ध भी करवा चुका हूँ कि अगर कोई भी ट्राइंगल हो आपका, ठीक है, और उस ट्राइंगल में अगर कोई सी भी एक भुजा इस तरीके से समांतर जा रही हो नीचे वाली भुजा के, तो वो क्या करती है, शेष दो भुजाओं को एक जैसे अनुपात में विभाजित करती है। दैट मीन्स इस वाले पोर्शन का अनुपात और इस वाले पोर्शन का अनुपात इधर वाले पोर्शन और इधर वाले पोर्शन के अनुपात के बराबर होता है। तो बच्चों, हम इस बात का प्रयोग इसमें कर सकते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से। कैसे कि जैसे अगर आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसमें आप देखेंगे DE और BC पैरेलल हैं, तो AD और DB का जो रेशियो होगा, यानी हम यहाँ लिख देते हैं AD/DB इज इक्वल्स टू AE/EC। ये किसके इक्वल होगा, AE/EC के इक्वल होगा। ये फॉर्मूला हमने बना दिया। अब इसमें आपको क्या करना है, अपनी वैल्यू पुट कर देनी है। फॉर एग्जांपल AD की वैल्यू आप देखेंगे कितनी है, 1.5। तो यहाँ पर हम AD की जगह पे ऊपर 1.5 रख देंगे और DB की जगह पे नीचे 3 रख देंगे। फिर इज इक्वल्स टू में AE की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और अपॉन में EC की वैल्यू हमें पता नहीं है ना, तो इसका मतलब हमें EC वैसे भी EC ही निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा भी है कि फर्स्ट क्वेश्चन में EC निकालो। तो अभी देखिए यहाँ पॉइंट्स हटा के एक 0 बढ़ जाएगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, EC की 1 से गुणा हो जाएगी तो EC आ जाएगा, और 2 की 1 से हो जाएगी तो 2। तो 2 सेंटीमीटर जो है यहाँ पर EC की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसी तरीके से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। इसमें आप देखेंगे AD निकालना है। AD की दी नहीं है वैल्यू, जबकि BD की 7.2 दे रखी है, AE की 1.8 दे रखी है, और इसकी कितनी दे रखी है, 5.4 EC की। सेम प्रोसीजर इसमें भी हो जाएगा। आप इसमें भी AD/DB इज इक्वल्स टू AE/EC लगा के AD की वैल्यू निकाल सकते हैं। सेम प्रोसीजर लग जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ वी सी इन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। अभी देखिए वो त्रिभुज यहाँ पर दिया नहीं है, उसका पिक्चर आपको दी नहीं है, तो आपको खुद जो है उसको इमेजिन करना पड़ेगा। यू हैव टू मेड योर सेल्फ। तो हम भी बनाते हैं। ये मान लीजिए एक त्रिभुज है जिसका नाम इन्होंने रखा है PQ और R। ओके, तो इसकी जो भुजाएं PQ और PR हैं, PQ और PR कौन सी हो गई, PQ ये वाली हो गई और PR ये वाली हो गई। इन दोनों पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक E स्थित है और इस पे क्या मान लिया हमने, F मान लिया, कहीं भी मान सकते हैं आप ये। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए आपको ये बताना है कि क्या EF और QR पैरेलल हैं, यानी अगर हम E से F को मिला दें तो क्या ये EF रेखा इस QR के पैरेलल है, क्या ये इसके समांतर है, ये आपको बताना है। समांतर तभी होंगी जब इसका और इसका अनुपात इसके और इसके अनुपात के बराबर हो। ठीक है, एक कंडीशन ऐसा भी अनुपात बराबर होता है और ऐसे भी हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि PE और पूरे PQ का अनुपात PF और पूरे PR के अनुपात के बराबर हो। या ये भी हो सकता है कि नीचे वाले EQ और पूरे PQ का अनुपात और नीचे वाले FR और पूरे PR का अनुपात बराबर हो। या फिर वही आधे आधे कि PE और EQ का अनुपात PF और FR के बराबर हो। यानी इनमें से कोई सा भी रेशियो अगर इक्वल आ गया तो ये प्रूफ हो जाएगा कि EF जो है QR के समांतर है। इसके लिए आपको कुछ वैल्यू यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों क्वेश्चंस में दी है, तीनों क्वेश्चन में ही सिद्ध करना है आपको। तो जैसे PE की वैल्यू कितनी है, 3.9, यानी आपको मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से बना देता हूँ जल्दी से।
एक मिनट। फॉर एग्जांपल ये आपका त्रिभुज था पी क्यू आर, ओके। यहाँ पर आपका ई हो गया, ये आपका एफ हो गया, इसको मैंने मिला दिया ई एफ को। अब देखिए अगर आप पी ई की वैल्यू 3.9 है तो ऊपर आप 3.9 रख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। ई क्यू की दे रखी है, ई क्यू की कितनी है 3, और पी एफ की दे रखी है 3.6, एक सेकेंड, 3.6, और एफ आर की कितनी दी है 2.4, चारों की वैल्यू दी हुई है, ओके। तो अब आप क्या करेंगे, बस इनका रेशियो निकाल के देख लो, पी ई और ई क्यू का। आपको क्या करना है, पी ई और ई क्यू निकाल के चेक कर लो। पी ई और की वैल्यू 3.9 है, ई क्यू की कितनी है 3, पॉइंट हटा दें, अगर 0 बढ़ा दें तो ये 39/30 हो गया, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 13 × 39 होते हैं, तो ऊपर 3 आ गया और 3 × 30, तो यहाँ 10 आ जाएगा, 13/10 आ गया, ओके। अब हम क्या करेंगे, उधर का रेशियो निकालेंगे, इधर और इधर का, यानी पी एफ और एफ आर का। तो ये मैंने पी एफ अपॉन एफ आर लिख लिया। पी एफ की वैल्यू 3.6 है और एफ आर की कितनी है 2.4। पॉइंट से पॉइंट यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, इसको अगर हम कैंसिल करें तो देखिए ये आपका कैंसिल हो जाएगा 4 से, 4 में 36 होते हैं, 4 × 24, फिर और कट 12 से ही हो जाता है वैसे तो डायरेक्ट, 12 × 36, 12 दूनी 24, या चलो अब मैं 3 से ही काट दे रहा हूँ, 3 × 9 और 3 दूनी 6। तो इनका रेशियो आया 3:2। दैट मीन्स रेशियो जो है यहाँ पर डिफरेंट है ना, रेशियो अलग अलग है। तो इन क्वेश्चन नंबर 1, इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप ये कह सकते हो कि जो ई एफ है वो पैरेलल नहीं है किसके, क्यू आर के, क्योंकि रेशियो इक्वल नहीं आया। सारे रेशियो इक्वल होंगे जो जो मैंने अभी आपको बताए थे, ठीक है। अगर आपकी भुजाएं पैरेलल समांतर होंगी तो सारे रेशियो इक्वल होंगे। तो यही अब आपको बाकी के 2 क्वेश्चनों में भी ट्राई करना है। इसको मैं थोड़ा सा दोबारा से बता देता हूँ, बाकी 2 क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, एक मिनट। हाँ, अगर हम बाकी 2 क्वेश्चन जो है इसके देखें, उसमें अगर फिर से हम ट्राइंगल बनाएं पी क्यू आर, दोबारा से मैं बना देता हूँ, और यहाँ समझ लीजिए आपके ये ई हैं और ये एफ है ना। तो इसमें पी ई दिया हुआ है 4, क्यू ई दिया हुआ है 4.5, और पी एफ दिया हुआ है 8, और आर एफ दिया हुआ है 9। तो वही रेशियो निकाल के आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट जो है, इफ़ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड, पी क्यू आर, इसका हमने नाम रख दिया पहले पी क्यू। इसमें एक सीधा पी क्यू ही दे रखा है, पूरा पी क्यू 1.28, कितना दे रखा है 1.28, और पूरा इधर का पी आर दे रखा है कितना 2.56, और पी ई यानी बीच में ई होगा, तो पी से ई तक की वैल्यू दे रखी है, वो कितनी दी है 0.18, और यहाँ होगा एफ़, तो ऐसे पी से एफ़ तक की दे रखी है 0.36, ई से एफ़ को मिला देते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, जो वैल्यू दी है उसके अकॉर्डिंग रेशियो लगाना है। आप करेंगे पहले पी क्यू और पी ई का रेशियो, बड़ी भुजा और छोटी आधी वाली भुजा ऊपर की। तो पी ई की वैल्यू है 1.28 और पी ई की वैल्यू है 0.18। इसको सॉल्व कर लीजिए, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों में पॉइंट के बाद 2 अंक हैं। अगर इसको हम 2 से कैंसिल करें तो आप देखेंगे 2 × 12, 2 × 8, और यहाँ 2 × 18। अभी शायद ये किसी से नहीं कटेगा क्योंकि ये तो 3 से कटेगी, ये ऊपर वाली 64 जो है 3 से कटेगी नहीं, यही रहेगा। अच्छा, अब हम बाकी का निकालते हैं। अब हम निकालेंगे इधर पूरा पी आर और ऊपर के पी एफ का। तो पी आर बटे अगर हम पी एफ निकालते हैं तो पी आर की वैल्यू जो है वो थी, यहाँ से देख लेते हैं, वहाँ थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। पी आर की वैल्यू है 2.56, तो 2.56, और पी एफ की वैल्यू है 0.36। इसमें भी आप देखेंगे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। इसको अगर आप 4 से कैंसिल करें तो 4 × 24 बचेगा, 1 4 × 16 और 4 × 36। तो देखो सेम रेशियो आ गया, इसका भी 64/9 आया, इसका भी 64/9 आया। तो इस कंडीशन में यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट में आप ये कह सकते हो कि ई एफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल है, वो उसके समांतर है। तो इतना आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है कि आकृति 6.18 में, अब ये 6.18 आकृति कहाँ है भाई, इसको देखना पड़ेगा हमें। ऊपर है, ये दी हुई है ऊपर, इसको वापस मैंने इधर कर दिया। तो आकृति 6.18 में यानी इस वाली आकृति में एल एम जो है वो सी बी के समांतर है, एल एम सी बी के समांतर है, और एल एन सी डी के समांतर है, ये एल एन सी डी के समांतर है। तो आपको सिद्ध करके दिखाना है
कि ए एम रेशियो ए बी, ए एम का रेशियो ए बी से बराबर आना चाहिए ए एन के रेशियो से और ए डी के। मतलब जो हम प्रॉपर्टी अभी यूज़ कर रहे थे क्वेश्चन में, सेम आपको वैसी प्रॉपर्टी जो है प्रूफ करके दिखानी है। तो आप किस तरीके से इसको प्रूफ करके दिखाएंगे, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ऐसे ही बता देता हूँ। देखिए, जब हम प्रमेय के रूप, ये एक तरीके से प्रमेय टाइप क्वेश्चन हो गया। अगर आप पूरा कायदे से जब पेपर में करेंगे तो पूरा लिखेंगे ज्ञात है में आप यहाँ तक उतारोगे कि भाई आकृति में ये दिया हुआ है ना, फिर सिद्ध क्या करना है आप ये उतारोगे। रचना इसमें वैसे हमें कोई करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, फिर उपपत्ति हेडिंग डाल के जो है आप कर सकते हो। अब उपपत्ति जो है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। आपको क्या करना है, देखिए आपको एल एम जो है वो सी बी के समांतर दी हुई है ना, हमें इन बातों का प्रयोग करना पड़ेगा। और एल एन किसके समांतर दी हुई है, सी डी के। आपको एक आधे आधे त्रिभुज में लेना है। फॉर एग्जांपल आप पहले लोगे इतने त्रिभुज में, ए बी सी में, ए बी सी त्रिभुज में आप देखोगे ये वाली भुजा इसके समांतर है। ये वैसा हो गया जैसे कोई त्रिभुज ऐसे दिया होता है और उसमें ये वाली भुजा इसके समांतर होती है। अब ये समझ लो त्रिभुज की डायरेक्शन ऊपर की तरफ घुमा दी गई है, तो ये वाली भुजा इसके समांतर है। ये वाली भुजा समझ लो इस वाली भुजा का काम कर रही है और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के काम कर रही है। तो अब जब ये वाली इसके पैरेलल है, ये वाली इसके पैरेलल है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो कि भाई ए बी और ए एम का अनुपात ए एल और ए सी के अनुपात के बराबर होगा। यानी ए बी और ए एम का रेशियो बराबर होगा ए एल बटे ए सी के। क्यों है ये अनुपात बराबर, क्योंकि हमें पता है कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर है। इसका प्रयोग करके हमने समीकरण 1 डाल ली। अब आपको बाकी काम अब नीचे वाले आधे त्रिभुज में लेना है। यही प्रोसीजर आपको यहाँ लगाना है। यहाँ पे एन एल जो है वो सी डी के समांतर दी है, तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, ए एन, नीचे वाले ए एन और पूरे ए डी का अनुपात, यानी ए एन बटे ए डी बराबर होगा बीच वाले ए एल बटे पूरे ए सी के, ए एल बटे ए सी के। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दोगे। अब इक्वेशन 1 और 2 से आप यह लिख दोगे, यहाँ आप लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी समीकरण 1 व 2 से। तो आप देखोगे ए एल बटे ए सी के बराबर ये भी है, ए एल बटे ए सी के बराबर ये भी है, तो उस हिसाब से ये पूरा इस पूरे के बराबर होना चाहिए। यानी ए बी बटे ए एम जो है वो ए एन बटे ए डी के क्या हो गया, बराबर हो गया। सॉरी, मैंने यहाँ पे ऊपर जो है बड़ा वाली भुजा ले ली थी, ए बी ले लिया था। यहाँ गलती हो गई, यहाँ पे ए एम था और यहाँ पे ए बी होना चाहिए था। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इधर ए एम पहले लेना चाहिए था और ए बी बाद में लेना चाहिए था। ओके, तो क्योंकि हमने देखो ये आपको मैं दोबारा से समझा देता हूँ कि जब आप ए एम लेंगे ऊपर और बटे में ये वाला ले रहे हैं पूरा ए बी, यानी आपने पहले ऊपर छोटी भुजा ली, तो फिर आप इधर भी छोटी और बाद में बड़ी लोगे, है ना, यानी ए एल बटे ए सी लोगे। ये हमारी पहली समीकरण बनी थी जब हमने ऊपर वाले त्रिभुज में लिया था। और जब हम नीचे वाले में लेंगे तो ए एन बटे ए डी, यानी कि ए एन, मैं दोबारा से इसको बता देता हूँ, ए एन बटे ए डी का अनुपात ए एल बटे पूरे ए सी के बराबर होगा फिर से। और फिर इन दोनों इक्वेशन से, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू के बराबर हैं, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। और अगर आप ध्यान से देखो, यही हमें प्रूफ करना था कि ए एम बटे ए बी जो है वो ए एन बटे ए डी के बराबर होना चाहिए। यानी 3 लाइनों में क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आकृति 6.19 के बारे में है। उसमें कहा गया इस वाली आकृति में देखना है कि डी ई जो है ए सी के समांतर है। डी ई ये वाली वो ए सी के समांतर है और डी एफ ए ई के समांतर है। ये डी एफ जो है इस ए ई के समांतर है। इसको हम ऐसा करते हैं आपको और ज़्यादा क्लियर करने के लिए, ये देखिए डी ई जो है वो किसके समांतर है, ए सी के। इसको मैंने ब्लैक कलर से कर दिया और इसको मैं पिंक कलर से कर देता हूँ। डी एफ जो है वो किसके समांतर है, इसके समांतर है। ओके, अब आपको ये इजीली रहेगा आपके लिए। तो अब देखिए इसमें हमें बी एफ यानी ये वाला बी एफ जो है और एफ ई, इसका रेशियो बी ई और ई सी के, बी ई की तरह बी ई ये रहा और ई सी ये रहा, इनके रेशियो के इक्वल करना है। यानी इस वाली और इस वाली भुजा का रेशियो इस वाली और इस वाली भुजा के रेशियो के इक्वल करना है। तो हम ये कैसे करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, वही दो त्रिभुजों में लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए पहले आपको ये वाली इसके पैरेलल दी है, तो आप पूरे इस त्रिभुज में लीजिए, त्रिभुज बी ए सी में। ओके, पूरे त्रिभुज में हम लेंगे त्रिभुज बी ए सी में। अगर हम लेते हैं, ये भी उपपत्ति की, इसकी भी मैं डायरेक्ट आपको उपपत्ति बता रहा हूँ, प्रमेय की तरह हो रहा है ये क्वेश्चन। तो इसमें देखिए ये वाली भुजा जब इसके पैरेलल है तो हम ये कह सकते हैं कि बी डी, ठीक है, बी डी और डी ए, बी डी और डी ए का अनुपात
किसके, अब देखो ये भुजा यहाँ डी से पॉइंट आकर यहाँ पर आके मिल रहा है, तो यहाँ तक का आपको लेना पड़ेगा। दैट मीन्स बी ई, ये ई था तो ये बी ई और नीचे का हिस्सा हो गया ई सी, इसके बराबर होगा। समीकरण नंबर 1 आप इसको डाल देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने इसमें ले लिया। अब देखो इस पिंक वाली भुजा के अकॉर्डिंग देखो, तो आप इस छोटे से त्रिभुज में लोगे इतने में, मैं इसको थोड़ा सा वो कर देता हूँ, इतने त्रिभुज में, इतने वाले में। तो इस त्रिभुज का नाम क्या था, बी ए, और ये वाला पॉइंट था आपका ई, यानी त्रिभुज बी ए ई में आप लोगे। तो इस बी ए ई त्रिभुज में अगर आप ध्यान से देखें, इसमें ये वाली भुजाएं मिल रही हैं, तो बी डी और डी ए का फिर से अनुपात, उधर से सेम ही आ रहा है पॉइंट, देखो इसमें भी बी डी डी आया था, इसमें बी डी डी है, लेकिन इधर डी कहाँ पर आके मिल रहा है, एफ पर, तो बी एफ, और फिर एफ के बाद ये कहाँ पे आके मिल रहा है, इधर वाले ई पर, यानी ये एफ ई हो जाएगा, एफ ई, इनके अनुपात के बराबर होगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से अगर हम देखें तो दोनों सेम वैल्यू के बराबर है, तो बी ई बटे ई सी जो है वो इस बी एफ बटे एफ ई के बराबर हो जाएगा, है ना। तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ। हमारा जो था ये आया कि बी ई, एक मिनट, बी ई और ई सी का रेशियो, ये प्रूफ हो के आ गया समीकरण 1 और 2 से, बी ई और ई सी का रेशियो बराबर आ गया बी एफ और एफ ई के, बी एफ और एफ ई के। इसको आप समीकरण 3 डाल सकते हो। देखो हमें आप वैसे समीकरण 3 की जरूरत नहीं है, यही हमें प्रूफ करना था। आप देखो यही हमें प्रूफ करना था, ये आ चुका है आपका, यानी ये भी सिर्फ 3 लाइनों का क्वेश्चन है, ये भी एकदम से आपका प्रूफ हो जाएगा। देखिए मैं शॉर्ट में, अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो दोबारा से इसको समझा देता हूँ। हमने क्या करा, हमने पहले बड़े त्रिभुज में लिया पूरे में, और यहाँ पर हमने इनका प्रयोग करा कि ये वाला रेशियो इसके बराबर था, ये वाली भुजाएं मतलब इसके समांतर थी। तो हमने क्या करा, बी डी और डी ए का अनुपात, बी डी और डी ए का अनुपात, क्योंकि ये डी वाला पॉइंट इधर आके मिल रहा था, तो बी ई और ई सी के अनुपात के बराबर लिया, यानी बी ई और ई सी के अनुपात के। ये समीकरण 1 हो गई। देखो ये वाला पोर्शन आ गया जो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इस छोटे त्रिभुज में लिया, इस वाले में, इसमें ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर थी, तो इसमें बी डी और डी ए का फिर से अनुपात लिया हमने, उधर से बी डी और डी ए का फिर से अनुपात लिया, लेकिन अब की बार बी एफ और एफ ई के बराबर लिया, बी एफ और एफ ई के। इसको इक्वेशन 2 डाल दिया, और ये भी बी डी बटे डी ए के बराबर था, ये भी बी डी बटे डी ए के बराबर था। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो गए, और जब ये दोनों आप बराबर रखोगे तो यही हमें सिद्ध करके लाना था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। अब आशा करता हूँ ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन रह गया हो, मन में कोई डाउट हो, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 आकृति 6.20 में, इस वाली आकृति में डी ई ई क्यू के समांतर है, डी ई इस ई क्यू के समांतर है, और डी एफ ओ आर के, डी एफ ओ आर के समांतर है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ई एफ क्यू आर के समांतर होगा, यानी ये ई एफ इस क्यू आर के समांतर होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले इतने त्रिभुज में लेना है, इतने वाले में, और इसका प्रयोग करना है कि ये इसके समांतर है। तो उससे क्या होगा, इसका और इसका रेशियो इसके और ये बीच वाले हिस्से के रेशियो के बराबर हो जाएगा, उसको समीकरण, यानी कि आप ये कह सकते हो कि पी ई, इसको 1 मिनट में अनडू कर देता हूँ, पी ई रेशियो ई क्यू, यानी इधर का ले लिया मैंने, बराबर होगा पी डी रेशियो डी ओ, ठीक है, ये डी ओ है। इसको इक्वेशन 1 डाल दिया। अब आपको इधर वाले त्रिभुज में लेना है, इधर वाले में ऐसे, तो इसमें पी एफ और एफ आर, ये इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। इस बात का प्रयोग करके हम जो है अनुपात बराबर कर पा रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि पी एफ और एफ आर का रेशियो इसी पी डी और डी ओ के रेशियो का बराबर हो जाएगा, जो यहाँ था, पी डी और डी ओ के, ये डी है। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दी। अब ये दोनों सेम वैल्यू के बराबर हैं, तो ये वाला फिर इसके बराबर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि पी ई अनुपात ई क्यू बराबर आ गया पी एफ अनुपात एफ आर के, है ना। यानी पी ई और ई एफ ई क्यू का अनुपात, पी ई और ई क्यू का अनुपात पी एफ और एफ आर के बराबर आ गया। और जब बड़े वाले त्रिभुज में इधर का और इधर का अनुपात इधर के और इधर के अनुपात के बराबर है, तो इसका मतलब ये वाली जो भुजा है ई एफ वो क्यू आर के क्या होगी, समांतर होगी। यानी हम ये अब इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ई एफ जो है वो पैरेलल है किसके, क्यू आर के। ओके,
तो इस तरीके से जो है ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि ये भुजाएं जो है आपस में समांतर हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट हो गया। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो वो आकृति 6.21 के बारे में है। इसमें OP, QR और OR। OP कहाँ है देखिए, OP ये रही OP, और OQ ये रही, और OR ये रही। इन तीनों पर स्थित 3 बिंदु ABC इस प्रकार हैं। इस पे A स्थित है, इस पे B स्थित है, इस पे C स्थित है कि AB जो है वो PQ के समांतर है, ये AB इस PQ के समांतर है, AC PR के समांतर है, ये AC जो है वो PR के समांतर है। तो आपको BC जो है नीचे वाली वो QR के समांतर सिद्ध करनी है। अब इसको आप कैसे करेंगे, इसमें भी वही करना है। देखो जो दी हुई है ना समांतर, उनका प्रयोग करो। आपको क्या दी हुई है, AB PQ के समांतर दिए, AB PQ के, तो आप इधर वाले त्रिभुज में ले लो, इधर वाले में। अब इसमें आप देखोगे OA और AP, ध्यान से देखना, OA और AP का अनुपात इधर वाले OB और BQ के अनुपात के बराबर आ जाएगा, OB और BQ के। इसको मैंने इक्वेशन 1 डाल दिया, ठीक है। अब मैं लूँगा इधर वाले त्रिभुज में, इधर फिर से OA और AP का अनुपात, OA और AP का अनुपात इधर के OC और CR के अनुपात के बराबर आ जाएगा, OC और CR के। इसको इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से अगर आप देखें दोनों सेम वैल्यू के बराबर हैं, तो OB बटे BQ OC बटे OR के बराबर आ जाएगा। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं OB बटे BQ इज इक्वल्स टू OC बटे CR, ये CR है। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, इसको देखो जरा, ये कहाँ पर है, OB बटे BQ, OB ये रहा, BQ ये रहा, ये अनुपात OC और CR के बराबर आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि BC किसके पैरेलल होगा, QR के, है ना। इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि BC जो है वो QR के पैरेलल होगा, और यही हमें सिद्ध करना था। तो वेरी इजी, ये भी जो है 2-3 लाइनों में आसानी से प्रूफ हो गया। यानी आपको बस इस पूरे चैप्टर में, इस पूरी एक्सरसाइज में ये ध्यान रखना है कि अगर भुजाएँ समांतर हैं तो उन भुजाओं को बांटने वाला जो अनुपात होता है, यानी जो भुजाएं समांतर होती हैं, जो बीच वाले पॉइंट को मिलाने से जो भुजा बनती है, वो अगर तीसरी भुजा के समांतर होती है तो बाकी जो भुजाओं का अनुपात होता है वो बराबर होता है। ये अनुपात बराबर है तो भुजाएं समांतर होती हैं। बस इसी बात का प्रयोग कर करके जो है हमने इसमें सारे क्वेश्चन प्रूफ कर दिए, ठीक है। अब देखिए, अगर हम आगे के इसके क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन, अब ये जो है कुछ फिर में दी हुई, हालांकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो समझ लीजिए ऊपर के क्वेश्चन है, एग्जाम में वो क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो इसमें आप देखेंगे क्या कहा गया है, फिर मैं 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा से समद्विभाजित होती है। तो इसमें ये कहा गया है कि जैसे कोई एक त्रिभुज आपको दिया हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये ABC त्रिभुज है। अब उसमें इस त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, मान लीजिए एक भुजा वो ये हो गई, इसका मध्य बिंदु मान लीजिए आपने E ले लिया, इसके मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर, यानी इस वाले के समांतर एक रेखा खींची जाए। हमने ऐसे खींच दी, मान लो वो इसे F पॉइंट पे आके मिलती है, तो ये F पॉइंट पे आकर इस AC को समद्विभाजित करती है, यानी समान भागों में बांटती है। ये आपको बताना है। तो देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया है कि ये मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब यहाँ पे AE और EB बराबर हुए, यहाँ पे AE और EB क्या हुए, बराबर। इसको आप इक्वेशन 1 डाल सकते हो। और क्योंकि ये इसके समांतर है, EF BC के समांतर खींचिए, तो फिर AE और EB का अनुपात, AE और EB का अनुपात क्या होना चाहिए, AF और FC के अनुपात के बराबर होना चाहिए, है ना। अच्छा, और समीकरण 1 में AE EB के बराबर है, तो हम यहाँ पे इस AE की जगह पे EB रख सकते हैं, और जैसे ही मैं यहाँ EB रखूँगा तो EB से EB कट जाएगा। यही कह सकते हो दोनों इक्वल हैं तो दोनों कट गए, तो यहाँ पे क्या बचा, इस पूरे पे 1 बचा। यानी आप ये कह सकते हो कि 1 के इक्वल में क्या आ गया, AF बटे FC आ गया। अब बटे में एक मान गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, FC गुणा में पहुँच जाएगा 1 की, तो FC इज इक्वल्स टू क्या आ गया, AF। यानी जब FC AF के इक्वल आ गया, यानी ये दोनों पार्ट इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ये इक्वल कब होंगे, जब F मध्य बिंदु होगा। तो ये साबित हो गया कि F मध्य बिंदु है, और यही हमें सिद्ध करना था। यानी ये बराबर हो गया कि ये इसको समद्विभाजित करती है 2 बराबर भागों में, और ये दोनों भाग हमने बराबर सिद्ध कर दिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसी बातों में ही हो गया। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो इन क्वेश्चन नंबर 8 में इसमें पिरामिड 6.2 का प्रयोग करना है। ये हमने पिरामिड 6.1 में जो सिद्ध किया था उसी बात का प्रयोग करके क्वेश्चन 7 सिद्ध करा है। अब पिरामिड 6.2 में कहा है कि एक त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। 9 में भी फिर में आप कर चुके हैं, ये दे रखा है इन्होंने कि जैसे ABC त्रिभुज है, इसमें तीसरी भुजा के समांतर किन्हीं 2 भुजाओं के अगर जो मध्य बिंदु है, जैसे मान लीजिए इसका मध्य बिंदु E ले लिया
और इसका एफ ले लिया, तो ये जो रेखा होती है वो इसके समांतर होती है। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो बस आपको क्या करके दिखाना है कि इसका और इसका रेशियो और इसके रेशियो के बराबर होगा, तो उससे जो है आपका ये प्रूफ हो जाएगा। अब क्यों होगा ये रेशियो बराबर? क्योंकि भाई ई जो है मध्य बिंदु है, तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए कि ए ई की वैल्यू ई बी के बराबर होगी, समीकरण 1। और एफ इसका मध्य बिंदु है, तो ए एफ की वैल्यू एफ सी के बराबर होगी। ओके, अब समीकरण 1 को आप 2 से भाग कर दीजिए। समीकरण 1 को जब आप एक को 2 से भाग करेंगे तो ए ई के बटे में कौन आ जाएगा? ए एफ आ जाएगा, और ई बी के बटे में कौन आ जाएगा? एफ सी आ जाएगा। ओके, और क्योंकि देखिए ए ई किसके बराबर है? ई बी के, ये वाला भाग इसके बराबर है, और ए एफ किसके बराबर है? एफ सी के, ये वाला इसके बराबर है। ठीक है, अलग अलग दोनों जो हैं बराबर हैं, तो इसका मतलब इनकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है, यानी ऊपर सेम संख्या होगी, और इसकी वैल्यू इसके बराबर, तो यहाँ नीचे सेम संख्या होगी। और जब दोनों तरफ सेम संख्या तो अनुपात बराबर आ गया, इसका मतलब ये पूरा अनुपात इस पूरे अनुपात के बराबर आ गया। और जब बराबर आ गया तो यहाँ पर बस आपको लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 और 2 से, क्योंकि ऊपर के भाग बराबर है और नीचे के भाग बराबर हैं, इसलिए ये रेशियो भी बराबर होगा। और जब रेशियो बराबर है तो इसका मतलब सिद्ध हो गया कि ई एफ जो है बी सी के समांतर है। बस इतनी लाइन आपको लास्ट में 2-3 लिखनी पड़ेंगी, और ये आपके फिर में जो है सिद्ध हो गई, यानी क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इन क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि ए बी सी डी एक समलम चतुर्भुज है। समलम चतुर्भुज कैसा होता है? जिसकी 2 भुजाएं समांतर होती हैं और 2 असमांतर। ये मैंने एक ए बी सी डी समलम चतुर्भुज बना दिया। ओके, इसमें ए बी भुजा जो है डी सी के समांतर है, ये वाली ए बी इस डी सी के समांतर, ये वाली भुजाएं समांतर हैं, यानी ये कभी भी आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। ए डी बी सी के समांतर नहीं है, यानी ये आगे बढ़ाने पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। इसके विकर्ण जो है परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण क्या होते हैं? जैसे मैंने ए से सी को मिला दिया, डी से बी को मिला दिया, तो ये एक दूसरे को बिंदु ओ पर क्या कर रहे हैं? बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। एक मिनट, ये ओ जो है कुछ ज़्यादा ही छोटा बन गया, इसको थोड़ा सा बड़ा करके बना दिया हमने। ठीक है, तो ये बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब ए ओ और बी ओ का अनुपात, ए ओ और बी ओ का अनुपात हमें सिद्ध करना है सी ओ और डी ओ के अनुपात के। तो ये कैसे सिद्ध होगा? देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है? 2 त्रिभुजों में लेना है। त्रिभुज ए ओ बी सबको दिखाई दे रहा होगा, ऊपर वाला त्रिभुज हो गया ए ओ बी, तथा त्रिभुज डी ओ सी, नीचे वाला त्रिभुज। अब हमें ये दिया है इन दोनों त्रिभुज में ए भी जो है वो पैरेलल है, यानी ए बी डी सी के समांतर है, यह भुजा इस भुजा के समांतर है। अब आपने 9th क्लास में फिर में पढ़ी होगी, या 9th में 6th 7th 8th में पढ़ते हैं कि अगर 2 भुजाएं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और उनको एक तिर्यक रेखा काटती है इस तरीके से तिरछी, तो इस तरीके से जो ये वाले कोण बनते हैं उनको हम एकांतर कोण कहते हैं, और ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सेम अगर आप बात यहाँ पर देखें, ये 2 भुजाएं समांतर जा रही हैं, है ना, ये भुजाएं जो हैं आपकी क्या जा रही हैं? ये वाली और ये वाली समांतर जा रही है, उनको ये एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कोण ए बी डी, कोण ए बी डी यानी ये वाला कोण आ गया, बराबर होगा कोण बी डी सी के, कोण बी डी सी के। ओके, एक कोण तो ये हो गया इसमें बराबर। समीकरण 1। सेम प्रोसेस अगर आप ध्यान से देखें तो ये भुजा इसके समांतर है, अब यहाँ भी एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो उस हिसाब से ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, यानी कि कोण बी ए सी, कोण बी ए सी यानी ये वाला बराबर होगा इस वाले के ए सी डी के। तो हमने इन दोनों त्रिभुज में, ये ए सी डी है, ठीक है, हमने इधर वाला कोण इधर वाले के बराबर कर दिया और इधर वाला इधर वाले के बराबर कर दिया, दो कोण बराबर हो गए। और आपने एक बात और पढ़ी होगी कि अगर 2 रेखाएं एक दूसरे को काटनी है तो इस प्रकार से आगे पीछे के कोण बराबर होते हैं, इन्हें शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। तो यहाँ पर 2 रेखाएं काट रही हैं विकर्ण पर, तो ऊपर का कोण नीचे के कोण के बराबर हो जाएगा, यानी कोण ए ओ बी कोण डी ओ सी के क्या हो जाएगा? बराबर। ये वाला कोण ए ओ बी कोण इस वाले के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कोण ए ओ बी बराबर हो गया कोण डी ओ सी के, यानी जो त्रिभुजों के नाम थे वो कोण भी बराबर हो गए। तो आपने दोनों त्रिभुज में 3 कोण बराबर कर दिए, और जब किसी त्रिभुज में 3 कोण बराबर हो जाते हैं तो वो हो जाते हैं समान कोणिक त्रिभुज, या समान कोणिक त्रिभुज भी कह सकते हो, और उनको और समान कोणिक को समरूप त्रिभुज भी कहते हैं। और जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी एक जैसी भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। यानी अब एक जैसी भुजाओं का मतलब कि जैसा कि इसमें कहा गया कि ए ओ, इस वाली ए ओ का अनुपात और इस वाली बी ओ का अनुपात,
यानी दो उस ऊपर वाले त्रिभुज की दोनों भुजाएं ले ली AO और BO का अनुपात नीचे वाले त्रिभुज की भी जो एक जैसी भुजाएं हैं यानी CO और DO इनके अनुपात के क्या हो जाएगा बराबर। यानी अगर आपने ये प्रूफ कर दिया तो आप सिर्फ पहले इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद आप ये लिख देंगे कि जिन दो त्रिभुजों में हमने लिया था त्रिभुज AOB वो है त्रिभुज COD के समरूप हो चुका है। समरूप का चिन्ह होता है ये वाली लाइन नहीं खींचनी, केवल ये वाला चिन्ह होता है, ठीक है। तो ये समरूप हो गया तो उसके आधार पे आप ये लिख सकते हो डायरेक्ट। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है प्रूफ हो जाएगा। तो ये सबको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन आपका बचा है, इसके बाद आपकी ये वीडियो भी पूरी हो जाएगी और एक्सरसाइज भी पूरी हो जाएगी। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण, कोई सा भी चतुर्भुज है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ABCD कोई चतुर्भुज है, इसके भी विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं जैसे समलंब चतुर्भुज था। तो इसमें भी आपको सिर्फ पूरा वही सिद्ध करना है, मतलब पूरा वही सिद्ध नहीं करना, पूरा दिया हुआ है जो मतलब सिद्ध करना था इस क्वेश्चन में वो इसमें आपको दिया हुआ है कि इसमें AO और OD का अनुपात CO और BO के बराबर है, तब आपको सिद्ध करना है कि ABCD समलंब है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है जस्ट पूरा इसका उल्टा हो जाएगा। इसमें आप शुरुआत कैसे करेंगे, क्योंकि आपको ये दिया हुआ है अनुपात बराबर, तो आप ये कहेंगे कि AD भुजा जो है BC के समांतर होगी, और जब ये समांतर है तो आप इसका प्रयोग करके ये कह देंगे कि ये वाला मतलब पहले तो आप ये कहेंगे कि जब ये दोनों का अनुपात बराबर है तो आप ये कहेंगे कि ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप है, और जब समरूप है तो आप ये कह देंगे कि ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा, और ये कोण इसके बराबर है, ये तो एकांतर कोण है, और ये कोण इसके बराबर, ये भी एकांतर कोण है। और एकांतर कोण कब बराबर होते हैं, जब कोई दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो उससे प्रूफ हो जाएगा कि ये वाली रेखा इस वाली रेखा के क्या है, समांतर है। और जब दो रेखाएं ये समांतर सिद्ध हो जाएंगी तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये ABCD क्या है, समलंब चतुर्भुज है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 10 भी जो है आप प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने पूरी एक्सरसाइज अच्छे से आपको समझा दी है। फिर भी अगर किसी के मन में कोई डाउट रह गया हो या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप जो है बेशक जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप और किस तरीके की कौन कौन सी एक्सरसाइज इसकी वीडियो चाहते हैं। क्लास 12th की मैथ की भी अगर अभी वीडियो मैंने शुरू नहीं की, अगर आप चाहते हैं कौन कौन सी, हालांकि मैं लाऊंगा आगे इस चैनल पे क्लास 12th की मैथ्स की भी, क्लास 10th की भी, वो सारी वीडियोज़ इस पर आएंगी। तो जिस टॉपिक पर आप चाहते हो वो बताइए कमेंट में, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको लाने की। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।